फिलहाल शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। वर्ल्ड बैंक ने भारत को भले ही प्रति व्यक्ति आय के आधार पर लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी की कैटेगरी में रखा हो, लेकिन देश के अंदर आर्थिक तस्वीर अब बदलती हुई नजर आ रही है। कई राज्यों ने इनकम के मामले में ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि ये वर्ल्ड बैंक की अपर मिडिल इनकम कैटेगरी के लेवल तक पहुंच गए हैं। क्या है आर्थिक बयार की ये कहानी? भारत के कौन कौन से ये राज्य हैं जो अग्रणी हैं? उनमें ऐसा क्या हो रहा है कि वो पर कैपिटा में काफी आगे हैं, और जो राज्य पीछे छूट गए हैं, कुछ राज्यों में तो अंतर बहुत ज्यादा है, तो वहां पर विकास की रफ्तार क्या तेज नहीं है? प्रति व्यक्ति आय की रफ्तार तेज क्यों नहीं है? आज विस्तार से इन पर हम करेंगे चर्चा। मेरे साथ होंगे खास मेहमान। पहले आप ये छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए। भारत को भले ही विश्व बैंक ने प्रति व्यक्ति आय के आधार पर लोअर मिडिल इनकम अर्थव्यवस्था की कैटेगरी में रखा हो, लेकिन देश के भीतर आर्थिक तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आती है। कई राज्यों ने इनकम के मामले में ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि वे विश्व बैंक की अपर मिडिल इनकम कैटेगरी के लेवल तक पहुंच गए हैं। दूसरी ओर बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड अब भी सबसे निचले पायदान पर बने हुए हैं। तो चलिए इस रिपोर्ट की बारीकियों को समझते हैं। वर्ल्ड बैंक की कंट्री इनकम क्लासिफिकेशन रिपोर्ट की माने तो श्रीलंका, वियतनाम और फिलीपींस को इनकम में लगातार सुधार के आधार पर हाई इनकम ग्रुप की नई कैटेगरी में अपग्रेड किया गया। हालांकि भारत अभी भी एटलस मेथड के अनुसार $2,760 प्रति व्यक्ति आय के साथ लोअर मिडिल इनकम देश बना हुआ है। यह आंकड़ा लोअर मिडिल इनकम देशों के औसत $2,488 से थोड़ा अधिक है। विश्व बैंक के अनुसार $1,175 से कम प्रति व्यक्ति आय वाले देश लो इनकम कैटेगरी में आते हैं, तो वहीं $1,175 से $4,635 के बीच प्रति व्यक्ति आय वाले देश लोअर मिडिल इनकम की कैटेगरी में शामिल हैं। इसके अलावा $4,636 से $14,375 के बीच प्रति व्यक्ति आय वाले देश अपर मिडिल इनकम की लिस्ट में शुमार हैं, और $14,375 से अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले देशों को हाई इनकम कैटेगरी में रखा गया है। भारत के 5 राज्य अब अपर मिडिल इनकम लेवल को पार कर चुके हैं। ये साफ संकेत है कि भारत की आर्थिक कहानी तेजी से बदल रही है। राज्यों की माने तो दिल्ली सबसे आगे है, जहां प्रति व्यक्ति आय $6,217 है। इसके बाद कर्नाटक $5,579 के साथ दूसरे पायदान पर है। तेलंगाना $5,407 के साथ तीसरे नंबर पर है, तो वहीं तमिलनाडु $5,329 के साथ चौथे पायदान पर है, और गुजरात $4,734 के साथ 5वीं पोजीशन पर है। इन पांचों राज्यों की प्रति व्यक्ति आय विश्व बैंक की $4,636 की अपर मिडिल इनकम सीमा से ऊपर है। वहीं 3 बड़े राज्य बहुत कम अंतर से इस कैटेगरी में शामिल होने से चूक गए हैं, जिनमें महाराष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय $4,628 रही, जो निर्धारित सीमा से केवल $8 कम है। हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय $4,627 रही, जो $9 कम है। वहीं केरल की प्रति व्यक्ति आय $4,610 रही, जो सीमा से $26 नीचे है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में राज्यों के बीच आय का अंतर भी साफ दिखता है। सबसे पीछे रहने वाले राज्यों में बिहार का नाम शामिल है, जहां प्रति व्यक्ति आय $984 है, तो वहीं उत्तर प्रदेश $1,403 और झारखंड $1,470 प्रति व्यक्ति आय है, जो नेपाल और सब सहारा अफ्रीका के कई देशों से भी कम है। करीब 3 दशक पहले उत्तर प्रदेश और ओडिशा की प्रति व्यक्ति आय लगभग समान थी, लेकिन अब ओडिशा की प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश से 75% अधिक है। इसी तरह झारखंड और असम लगभग समान स्तर पर थे, लेकिन 2025-26 में असम की प्रति व्यक्ति आय झारखंड से 48% अधिक हो गई। राज्यों की इनकम की रफ्तार के बीच एक बड़ा सवाल जरूर बनता है कि पिछड़े राज्य अपनी आर्थिक मजबूती के लिए किस तरह से प्रयास कर रहे हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि अग्रणी राज्यों की तरक्की की सीढ़ी के साथ देश की तरक्की की बयार को वर्ल्ड बैंक तवज्जो दे रहा है। तो यह है बदलते भारत की बदलती तस्वीर। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आइए स्वागत करते हैं आज के खास मेहमानों का। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुभाष चंद्र गर्ग सर, पूर्व वित्त सचिव और आर्थिक मामलों के जाने माने जानकार। बहुत बहुत स्वागत है गर्ग सर आपका, गुड इवनिंग। अजय बग्गा सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जाने माने मार्केट एक्सपर्ट। बग्गा सर गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर SP शर्मा सर, चीफ इकोनॉमिस्ट हैं
एसोचैम के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर शर्मा सर आपका हमारे शो पे। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं पिरूज खंबाटा सर, चेयरमैन हैं CII नेशनल कमेटी ऑन टैक्सेशन एंड चेयरमैन रसना ग्रुप। बहुत बहुत स्वागत है खंबाटा सर आपका भी हमारे शो पे। गुड इवनिंग। गर्ग सर, कुछ चीज़ें पहली बार देखने को मिल रही हैं देश के इतिहास में। संभवतः पहली बार 5 बड़े राज्य एक साथ जो विकसित देशों के ठीक नीचे वाली जो अपर मिडिल इनकम लीग में शामिल हुए हैं। सर, हाउ डू यू सी ऑल दिस? हम थोड़ा सा जाएंगे इनकी परतों में, लेकिन अभी आपका ओवरऑल एनालिसिस इस रिपोर्ट के बाद। नहीं, ये सही नहीं है कि पहली बार 5 स्टेट्स अपर जो वर्ल्ड बैंक की अपर मिडिल इनकम लिमिट से ऊपर आए हैं। ये तो कई साल से ये जो प्रदेश हैं वो ऊपर रहे हैं, और कुछ स्टेट्स जैसे बिहार है वो जो वर्ल्ड बैंक की लोअर लिमिट, लो इनकम लिमिट है, उससे नीचे है। ओके। ये बात सही नहीं है कि पहली बार हुआ है। ये कई सालों का जो आर्थिक विकास हो रहा है और साथ में पॉपुलेशन कंट्रोल हो रहा है, उन दोनों का मिलके जो परिणाम है वो ये है। ये पर कैपिटा इनकम है, तो प्रति व्यक्ति दोनों, इसकी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को अगर आप देखें, अगर GNI पर कैपिटा इनकम बढ़ती है और दूसरा अगर पॉपुलेशन घटती है तो पर कैपिटा इनकम उसकी बढ़ती चली जाती है। जो आज अभी आंकड़े शुरू आए हैं 1 जुलाई 2027 को लेके, वर्ल्ड बैंक हर साल जारी करता है, अपडेट करता है अपनी इस लिस्ट को। उसमें हिंदुस्तान जो है वो 162 नंबर के आसपास है, पीछे में है। 89 देश जो हैं वो तो अपर इनकम लिमिट में है। 59 देश जो हैं वो अपर हाई मिडिल इनकम ग्रुप में है, और जो लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में 46 या 47 देश हैं, उसमें भारत 18वें नंबर पे है। भारत की कुल मिला के स्थिति बहुत बेहतर नहीं हुई है, बल्कि कुछ डिटेरेशन ही है। और दूसरा जो इंटर स्टेट हमारे यहाँ पे जो वेरिएशन है वो भी अब बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि पहली बार अपर मिडिल इनकम में आए हैं, लेकिन इनके बीच का जो अंतर है वो बढ़ रहा है। तो हमें दोनों तरह से लेकिन सर, जो रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूँ उसमें 1994-95 से लेकर अब तक के पिछले 30 सालों के राज्यों के GDP और पर कैपिटा आय के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। अब इसमें हम करेक्शन कर सकते हैं, आई मे बी रॉन्ग एज वेल, बट जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से कभी भी 5 बड़े राज्य एक साथ इस लीग में नहीं पहुंचे थे। ये पिछले 30 वर्षों का जो क्यूमुलेटिव ग्रोथ का एक तरह से परिणाम बताया जा रहा है। तो ये देखिए, ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े मुझे नहीं मालूम कि किस सोर्स ने जनरेट किए हैं, क्योंकि जो वर्ल्ड बैंक का मेथड है जी, GNI एटलस मेथड पर कैपिटा, GNI इज ग्रॉस नेशनल इनकम। ओके। हमारे यहाँ पे स्टेट वाइज स्टेट नेशनल इनकम तो कैलकुलेट ही नहीं होती, राइट? क्योंकि हमारे यहाँ पे वो सिस्टम ही नहीं है कि हम दूसरे देशों से स्टेट वाइज जो इनकम ट्रांसफर हो रही है उसका डेटा हम अगर लें, और फिर ये वर्ल्ड बैंक 3 साल का एवरेज लेके एडजस्टमेंट करता है। जो डेटा अभी तक अवेलेबल है वो 2024-25 के अवेलेबल है, उसके आधार पे उन्होंने अभी ये जारी किया है। तो GDP के डेटा को लेके और 5 एक साथ प्रदेश साथ में बढ़े, वो एक किसी का नंबर बदल सकता है। महाराष्ट्र ऊपर आ गया हो, इस बार $8 से नीचे है। लेकिन 4-5 देश जो स्पेशली सदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स जो हैं वो सारे हमारे अपर इनकम जो ग्रुप है, अपर मिडिल इनकम ग्रुप है, उसमें उसकी जो कट ऑफ डेट है, कट ऑफ अमाउंट है 4636 अब है, वो भी हर साल बदलती रहती है थोड़ी बहुत। ओके। तो उसके हिसाब से ऊपर रहते हैं। आपको ट्रेंड देखना चाहिए, ना कि कोई एक पर्टिकुलर ईयर में कौन से 4 या कौन से 5 जो प्रदेश हैं वो आगे बढ़े। कुल मिला के सदर्न स्टेट्स अपर इनकम मिडिल इनकम ग्रुप में चले जा रहे हैं। अभी जो बीमारू स्टेट्स के रेमनेंट्स हैं, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, वो अभी भी हमें लो इनकम में, लोअर मिडिल इनकम के लोअर साइड में है।
बट सर इसमें थोड़ा मैं आऊँगा सर आपके पास, थोड़ा सा आपने होमवर्क का मौका भी दे दिया, तो इस पे थोड़ा सा और हम समझेंगे आपके। बग्गा सर के पास क्विकली चलते हैं। बग्गा सर, आपका क्या मानना है? इसमें कोई शक नहीं है कि जो एक बात तो जो गर्ग सर ने कही है वो इस रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट तो हो रही है कि एक्चुअल में अगर आप राज्यों के बीच का इनइक्वालिटी का दायरा देखेंगे तो वो बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। भारत के राज्यों के बीच में इतनी खाई कभी नहीं थी। असमानता मापने वाला जो गिनी कोफिशिएंट जो कहा जाता है उसके हिसाब से ये 0.230 जो कि 1994-95 में था, अब बढ़ करके रिकॉर्ड 0.261 पहुंच गया। तो खाई तो बढ़ी है, लेकिन इस खाई को किस तरह से देखा जाए? असमानता बढ़ रही है इस तरह से देखा जाए, या कम से कम आपके 5 राज्य कम से कम उन थ्रेशोल्ड्स पर आ गए हैं जहां पर जो स्थापित आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, ब्राजील जैसी, बाकी जो हैं, उनके लेवल पर आप आ गए हैं। तो किस तरह से इस रिपोर्ट को आप देख रहे हैं सर? नहीं, ये सराहनीय जरूर है कि इतने अगर हमारे राज्य इस तरह से पहुंच रहे हैं इस लेवल पे। और दूसरा ये भी रहता है कि नॉमिनल डेटा और परचेजिंग पावर पैरिटी, अगर आप परचेजिंग पावर पैरिटी पे देखें, नॉमिनल हमारा पर कैपिटा अमेरिका हमारे 29 टाइम्स होता है, 29 गुना अमेरिका का पर कैपिटा है। बट जब हम परचेसिंग पावर पैरिटी लगाते हैं, क्योंकि वही रुपया काफी और चीजें खरीदता है भारत में, तो वो जब हम कंपैरिजन लगाते हैं तो हम 7 गुना कम है अमेरिका से। नॉमिनली 29 गुना का फासला है। बट ये भी अगर देखें ओवरऑल, अगर आप इकोनॉमी का साइज भी देखें तो 1993-94 में जापान ने 4 ट्रिलियन क्रॉस कर लिया था, चाइना ने 2007 में क्रॉस किया था, तो अमेरिका ने 1980 के दशक में क्रॉस किया था। आई थिंक 81-82 कभी 4 ट्रिलियन अमेरिका ने क्रॉस किया था। तो एक तरह से हम देख सकते हैं कि देश के लेवल पे हम चाइना से लगभग 19-20 साल पीछे हैं, अमेरिका से अभी भी 45-46 सालों का फासला है। जापान ग्रोथ नहीं हुई, लॉस्ट डिकेड्स उनके जरूर हुए, बट पहली बारी 4 ट्रिलियन उन्होंने 93 में कर लिया था। तो ये हमें बताता है कि कितना फासला है दुनिया के साथ। और ये जैसे गर्ग साहब ने कहा, ट्रेंड्स देख के दीपक जी, पॉलिसी मेकर्स ये देखते हैं आगे कितनी ग्रोथ चाहिए। अगर आपको 2047 तक विकसित भारत बनाना है, तब आपको 9-9.5% नॉमिनल ग्रोथ देनी है। जो 4% इन्फ्लेशन पकड़ लीजिए, 2% रुपए का डिप्रिसिएशन, जो काफी कंजर्वेटिव नंबर मैं ले रहा हूं, तो 7.5% हमें रियल ग्रोथ जीडीपी की चाहिए साल दर साल। और पॉपुलेशन अभी पीक के नियर है, अगले 20 सालों में पॉपुलेशन घटने लग जाएगी, तो बढ़ोतरी कम होनी शुरू हुई है। और 2040 तक हमारे पास ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है। उसके बाद जैसे चीन में हो रहा है और बाकी जगह तो उससे पहले हो गया कि पॉपुलेशंस कम होती जाती हैं। तो जिन राष्ट्रों, जिन हमें राज्यों ने पॉपुलेशन को कंट्रोल में किया है, वहां भी हम देख रहे हैं बेनिफिट है। जो राज्य का इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम क्या है, देश भर का अगर आप प्रॉब्लम देखें, 66% भारतीय कृषि पे निर्भर है, और वो उत्पादन उनका कितना है, 16-17% जीडीपी का जो एग्रीकल्चर आपका आता है। तो इसमें क्या करना है, वो 66% का एक बड़ा तबका ग्लोबल सप्लाई चेन में लेके आना है, ताकि वो ज्यादा प्रोडक्टिव बने, वो ग्लोबल सप्लाई चेन में आए, और जो सरप्लस जनरेट हो रहा है उनके द्वारा, वो बड़े देश के लिए भी। ये सबसे बड़ा मैं कहूंगा कि राष्ट्र निर्माण का हमारा दायित्व है। तो ओवरऑल इस आंकड़े से हम क्या निकाल सकते हैं कि ये जो राज्य हैं ये क्या ठीक कर रहे हैं। आप देखें तो ये काफी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है सर्विस इकोनॉमी से भी, और साथ में इंडस्ट्रियल इकोनॉमी से, इन सभी राज्यों का। दूसरा है कि पॉपुलेशन का कंट्रोल इन्होंने जरूर किया, इससे फायदा हो रहा है। स्किल्ड जो पॉपुलेशन है वो अच्छी है, बट सबसे बड़ी बात जो है, इंडस्ट्रियल बेस
इन सब में है। दिल्ली छोड़ दीजिए, दिल्ली एक छोटा सा आप कह सकते हैं सिटी स्टेट है, तो उसका और पेचीदा आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। बट बड़े बड़े जो हैं वहां पे या तो आपका सॉफ्टवेयर बैठा है और इंडस्ट्रियल बेस बैठा है, इन दोनों का मिश्रण है। एब्सोल्युटली सर, ये बड़ी दिलचस्प प्रतिस्पर्धा आप कहें ये इस रिपोर्ट में देखने को मिली है। पहली बार राज्यों के ट्रैक बदलने का भी एक अनोखा पैटर्न दिखाई दे रहा है। 3 दशक पहले ओडिशा और उत्तर प्रदेश लगभग लगभग एक ही पायदान पे थे। आज ओडिशा की प्रति व्यक्ति आय यूपी से 75% ज्यादा हो गई है, 75% ज्यादा। इसी तरह से असम ने झारखंड को इसी दरमियान अगर आप देखेंगे तो 48% से पीछे छोड़ दिया है। तो ये बड़ा दिलचस्प है। एक और दिलचस्प पैटर्न जिसमें जो है 1994-95 में पंजाब भारत के सभी बड़े राज्यों में सबसे अमीर हुआ करता था और टॉप अर्नर हुआ करता था। इतिहास में पहली बार ये फिसल करके राजस्थान के बराबर आ गया है और देश के 7 राज्यों से भी पीछे छूट गया है। तो ऐसा लग रहा है कि काफी कुछ करेक्शंस हो रहे हैं, काफी कुछ। अब उसके पीछे क्या नीति है, इसी पे डीप डाइव करना है। डॉक्टर शर्मा सर, आपका इस पर टेक, क्या ऐसा हो रहा है? क्या हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन राज्यों में जहां पर अच्छे नंबर्स हम देख रहे हैं उनके कंपैरिजन में जो पीछे रह गए हैं, थोड़ा सा इंडस्ट्री के विस्तार और ग्रोथ के बारे में थोड़ा सा बताएं सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो ग्लोबली जो इंडिया का पर कैपिटा इनकम ग्रोथ है वो अगर हम टॉप 10 इकोनॉमीज को ले तो उनमें सबसे ज्यादा है। हमारी जो पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ है वो 9% पे है, जबकि दूसरे इवन के चाइना भी 6-7% पे ग्रो कर रहा है। यूएस तो 5% के आसपास ही है, 5% पे ग्रो कर रहा है। तो इंडिया का पर कैपिटा इनकम का जो, इंडिया इज नॉट ओनली द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन जीडीपी नंबर्स बट आल्सो द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द पर कैपिटा इनकम अमंग द टॉप 10 कंट्रीज। तो ये एक फैक्ट है, आईएमएफ का ये डेटा है जो मैंने एनालाइज किया। और दूसरे नंबर पे अगर हम डेकेड को कंपेयर करें, अगर हम 2011 से लेके 20 तक का डेकेड देखें और 21 से लेके 30 तक का देखें, तो 11 से 20 तक का जो पर कैपिटा इनकम ग्रोथ था वो 4% था ऑन एन एवरेज। बीच में एक आधा साल नेगेटिव में भी रहा, 2000 शायद 12 या 13 में, उसके बाद 2020 में। तो अभी का जो 2021 से लेके 30 तक का जो डेकेड है उसमें हमारा पर कैपिटा इनकम 9% पे ग्रो कर रहा है। तो ओवरऑल इंडिया का जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है वो बहुत ही तेज गति में है। जो पर कैपिटा इनकम में हम देख रहे हैं या फिर हमारा जीडीपी का जो ग्रोथ है वो ऑन एन एवरेज हम 7% से ऊपर ग्रो कर रहे हैं 2021-22 से लेके 2025-26 तक, जबकि पर कैपिटा इनकम जो ग्रोथ है वो 9% है। तो नॉमिनल टर्म्स में 9% है, जबकि जीडीपी अगर हम नॉमिनल टर्म्स में देखें तो लगभग कोई 10 और 11% पे ग्रो कर रहा है। ओके। तो इसके मद्देनजर जो हमने स्टेट्स को भी देखा कि ये 5 जो राज्य हैं ये जो वर्ल्ड बैंक के पैरामीटर्स हैं उनसे आगे निकल गई हैं, जो उनके एक मिडिल क्लास के पैरामीटर्स हैं। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारी मिडिल क्लास है वो बहुत ही एस्पिरेशनल मिडिल क्लास है। उसके पास बहुत सारी संभावनाएं हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं। और दूसरा जो फैसिलिटेशन आया, जब से हम डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जब से ये जो कंप्लायंसेस थे या रेगुलेटरी इन्वायरमेंट था और ज्यादा सरल हुआ है, तो लोगों को एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंटर करने की चेष्टा बनी है, जिससे कि छोटे छोटे जो कारोबार हैं, छोटे छोटे जो स्मॉल माइक्रो लेवल के जो एंटरप्राइजेस हैं उनके ऊपर काफी लोगों ने अपना काम शुरू किया। कई सेल्फ एम्प्लॉयड हुए हैं, कभी डिजिटल के माध्यम से घर में बैठ के काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो गति है, जो पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ है, उसमें एक तेज गति से एडिशन हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि एक एस्पिरेशनल मिडिल क्लास है और दूसरा जो सरकार ने वैसे संसाधन पैदा किए जिसमें टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, ये सब चीजें और एक कम्युनिकेशन के माध्यम जो इंक्रीज हुए, तो उसी के मद्देनजर ये पर कैपिटा इनकम का जो ग्रोथ है जो हमने इन 5 राज्यों में देखा वो पाया गया है। और तीसरे नंबर पे जो ये स्टेट्स हैं, आप तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये तीनों स्टेट्स तो बहुत ही तेज गति से टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं। गुजरात एक इंडस्ट्रियल स्टेट है, उसमें
वो बहुत तेज गति से आगे जो इंडस्ट्री का सेगमेंट है ग्रो करता है, तो पर कैपिटा इनकम के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। दिल्ली नेशनल कैपिटल है, यहाँ पे सर्विसेज सेक्टर की एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, और दिल्ली के पास तो जो एक फिस्कल एक स्ट्रेंथ है कि फिस्कल डेफिसिट भी इसका फिस्कल सिनेरियो इसका पॉजिटिव में ही रहता है, डेफिसिट में नहीं जाता है। तो यहाँ पे जो सरकार काफी सारे प्रयत्न जो मुहैया कराती है लोगों को, जो फैसिलिटेशन देती है, वो एक बहुत बढ़िया जरिया बन जाता है लोगों के इनकम्स को बूस्ट करने का। तो ये कुल मिला के जो ये कोई आज की, मैं ये समझता हूँ कि जो वर्ल्ड बैंक की ये हम रिपोर्ट देख रहे हैं जिसमें ये स्टेट्स आगे निकले हैं, दिस इज नॉट अ स्टोरी ऑफ वीक्स और ईयर्स, दिस इज अ लॉन्ग टर्म स्टोरी। जब से ये स्ट्रक्चरल बिल्डअप हुआ, जब से हम आगे बढ़ना शुरू किए, जब से हम तेज गति में आए, जब से सरकार ने रिफॉर्म्स बहुत तेज गति से की, जिसमें मैंने जिक्र किया है कि खासकर जो डिजिटल प्रोसेसेस है उनका बड़ा, हाँ देखिए, सरकार के रिफॉर्म से अगर ये हो रहा है तो हमें थोड़ा सा जो हमने शुरुआत में जो डिस्कशन किया था ना कि रिफॉर्म्स अगर हो रहे हैं तो फिर वो समान रूप से रिफॉर्म्स दिखने चाहिए ना। आपके कुछ राज्य तो बिल्कुल इंजन बने हुए हैं, तो बिल्कुल आगे निकल गए। अभी मैं देख रहा था कि कुछ राज्य, इनमें से जो 5 राज्य हैं, पूरा देश चीन से अभी 19-20 साल पीछे है नॉमिनल टर्म्स में पर कैपिटा के, लेकिन ये राज्य सिर्फ 9-10 साल ही दूर रह गए हैं चीन से। तो ये एक यहां तो ठीक दिख रहा है, लेकिन बाकी राज्य लगातार वो जो डिस्पैरिटी है, इनइक्वालिटी है, वो लगातार वो खाई बढ़ रही है। तो अगर नीतियों की ये जीत है तो एक क्रिटिकल एंगल ये भी निकलता है कि फिर ये किस तरह की नीति है। ये तो समान होनी चाहिए, हर राज्य के लिए समान होनी चाहिए। तो मैं आऊंगा सर इस पे भी, लेकिन पीयूष खपाटा सर का फटाफट से ओपनिंग रिमार्क ले लेते हैं। सर सॉरी थोड़ा सा लेट आया आपके पास, बट सर आपका ओवरऑल असेसमेंट है इस रिपोर्ट का। पीयूष सर। मेरा मानना है एक चीज तो बहुत क्लियर है कि इसका कंपैरिजन परचेज पैरिटी टर्म्स में होना चाहिए, और परचेज पैरिटी टर्म्स में हमारा अगर नंबर 5,000 है तो मोटा मोटी 4 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करना है एज ए फैक्टर, तो हमारा $20,000 जितना ही वो इक्विवेलेंट हो गया मेरे हिसाब से। तो गुड न्यूज ये है कि हम 20,000 के लेवल पे पहुंच गए हैं, जो ये 5-6 स्टेटों में ब्राजील के बराबर है, चाइना से कम। पर आई थिंक इफ यू आस्क मी, एक हम लोग को पहले पॉजिटिव न्यूज ये है कि ये जो इंक्रीज हुआ है वो मोस्टली लास्ट 10 इयर्स में हुआ है, विच शोज, लेट अस लुक एट पॉजिटिवली, कि ये गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी है ये स्टेटों में हेल्प कर लिया है और ये ग्रोथ हो रहा है, और ये के मॉडल है। अगर गुजरात यहाँ तक पहुंच सकता है, कर्नाटका पहुंच सकता है, तो हर स्टेट पहुंच सकता है। और मेरा मानना है, जो मैंने काफी बोल चुका हूँ इवेंटों में, कि गुजरात फॉर एग्जाम्पल उसका विकसित भारत गोल 47 होना ही नहीं चाहिए, हम तो पूरे विकसित हो जाएंगे 35 में, मैं गुजरात से ही। तो ये मेरा मानना, और ये रिपोर्ट ये उसको यही दोहराता है। अब जो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये दिख रहा है मेरे को, कि जो एग्रीकल्चर रेड ग्रोथ है, हमारी इकोनॉमी इज नॉट ओनली मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, आईटी, टेक्नोलॉजी, जिसकी बहुत बात हो गई है। हमारी कोई एप्पल से हमारा काम नहीं होने वाला है, ना सैमसंग के होगा, ना कोई बड़ी बड़े क्या अमेजोन से होगा, और ये सब बड़ी बड़ी से होगा। हमारा होगा कि जो हमारा फार्मर अच्छा यील्ड दे पाएगा, हमारा फार्मर एक्सपोर्ट कर पाएगा, हमारा फार्मर प्रोसेस कर पाएगा, उसको टोमेटो रोड पे नहीं बेचने पड़ेंगे, उसका डिस्ट्रॉय नहीं होगा, उसका कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, उसका बेटा स्किल करके छोटा यूनिट बनाएगा। मेरे हिसाब से रिपोर्ट में एक चीज बहुत क्लियर है कि जो जो स्टेट फार्मिंग इकोनॉमी की तरफ डिपेंड करते हैं उनका पर कैपिटा ग्रोथ नहीं हो रहा है। और अगर ये रिपोर्ट को अगर माइक्रो कोई करके इंडस्ट्री डिस्ट्रिक्ट वाइज करेगा तो वो दिखेगा कि एग्रीकल्चर लेड एरिया में ज्यादा स्ट्रेस है, और यहाँ उसको कैसे ऊपर लाना, वो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा, आज अगर मैं डिसीजन मेकर हूँ गवर्नमेंट में, तो मेरा पूरा चिंता ये बात पे रहेगा कि जो स्टेट फार्मिंग पे इकोनॉमी डिपेंड करते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट फार्मिंग पे डिपेंड करते हैं, उनको कैसे ऊपर लाया जाए। और वहां हम जो भी रिफॉर्म, उस तो बात ही नहीं करते, हम तो डरते उससे बात करते हैं, वही बात कर देते हैं, लेबर फेवर, ये इनका आईटी, वो लाओ, ये लाओ, एफडीआई में खुदरा लाओ, कस्टम लाओ, जीएसटी लाओ, सर्विस टैक्स लाओ, ये सब रूरल से इफेक्ट भी नहीं होने वाला। रूरल को जो एक पैकेज की जरूर है, वो पैकेज हम लाए ही नहीं, उसकी बात भी नहीं किया थे। और वो जब तक नहीं आएगा, मैं आपको डेफिनेटली कह रहा हूँ, ये जो मॉडल है डेफिनेटली सिटीज को तो ऊपर बना देगा, आई एम एब्सोल्युटली श्योर। मैं यहाँ से कहता हूँ 10 साल के बाद हमारी प्रॉब्ली ऑल सिटीज इन इंडिया, अर्बन सेंटर्स इन इंडिया वुड बी एट द लेवल ऑफ गुजरात, लेट अस पुट इट दिस वे। 10 साल के बाद हम जाएंगे तो 5,000 इसको क्रॉस कर देगा, मैं तो कहता हूँ। पर उससे थोड़ा इंडिया विकसित हो जाएगा, वो होगा कि जब छोटे छोटे टाउन हमारे विकसित हो जाएंगे, और वो जो खुशहालियां ये बड़े टाउनों की है वो वहां आएगी। और वो जो मॉडल है, मेरे हिसाब से ये इंडस्ट्री से जुड़ा हूं इसलिए कहता हूं, उसका सोल्यूशन है फूड प्रोसेसिंग।
आज ब्राजील का एग्जांपल आपने ले लिया, ब्राजील का जो वैल्यू एडिशन क्रॉप का है, फूड प्रोसेसिंग है, वो इंडिया से 10 टाइम्स ज्यादा है। आप फिलीपींस में देख लो, थाईलैंड में देख लो, तो प्रोसेसिंग इज द की। जो जो एरिया में फूड प्रोसेसिंग हो रहा है, फार्मर की इनकम बढ़ रही है, और वो एरिया का डेवलपमेंट हो रहा है, वो एरिया का पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, और उसको अगर प्रोत्साहन दिया जाएगा तो डेफिनेटली आज हम लोग क्यों आज की तारीख में इंपोर्टेड ऑरेंज जूस ले रहे हैं या तो एप्पल जूस ले रहे हैं ये चाइना से, आपने तो हजार आपने देने। यस सर, तो ये आपने बहुत अच्छा तस्वीर एक्चुअली ये रखी है। ये रियलिटी दरअसल यही है। एक और अगर आप देखिए, हमने अभी टॉप 5 की बात करी, अब थोड़े से फर्क भी करते हैं और कुछ कड़वी हकीकत से भी समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन पर बात करना बड़ा जरूरी है। ये दो भारत की तस्वीर भी दिखाती है ये रिपोर्ट। एक तरफ दिल्ली कर्नाटक है, जहां पर आय जो है वो $5,500 के पार हो चुकी है। दूसरी तरफ बिहार और यूपी $800, $1,000। आई मीन, एक तरफ हम कंपेयर कर रहे हैं चीन, ब्राजील, यूरोप के कुछ देश, दूसरी तरफ आप यूपी और बिहार को अगर आप कंपेयर करेंगे तो फिर आपको सीधा सब सहारन अफ्रीका जाना पड़ेगा। जो गरीब देश आज संघर्ष कर रहे हैं, वहां की स्थिति है इसी रिपोर्ट में। तो ऐसा क्यों है और क्या वो खामियां रह गई हैं? गर्ग सर, कहां पर चीजें बराबरी पर आ पाए, क्या करना पड़ेगा? ये देखिए, यही बहुत सीरियस इशू है। ये जो लो इनकम कंट्रीज हैं दुनिया में, ये अब घट के केवल 25 रह गए हैं। कट ऑफ है 11,075 कुछ डॉलर पर कैपिटा। ये अफ्रीका में करीब 50 कंट्री हैं, 50-52 कंट्री हैं। किसी ज़माने में कुछ ही साल पहले तकरीबन 90% कंट्रीज अफ्रीका में लो इनकम में हुआ करते थे। अब अफ्रीका में घट के 20 या 22 रह गए हैं। तो अफ्रीका में भी बहुत सारे कंट्रीज लो इनकम से लोअर मिडिल इनकम में आ गए हैं, जिसमें हिंदुस्तान के कैटेगरी है। हमारा एक प्रदेश अभी भी बिहार, वो लो इनकम कैटेगरी में आता है, और कुछ स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश बड़े क्लोज हैं उस लिमिट के। तो क्या समस्या है कि यूपी, बिहार, और आप उसके साथ जोड़ सकते हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, कुछ हद तक ये मध्य प्रदेश, इनमें क्यों हम विकसित नहीं हो पा रहे? क्यों लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्यों लोगों की इनकम नहीं बढ़ पा रही है? ये एक बात कम्भाटा जी ने जो कहा, वो एक्चुअली काफ़ी सीरियस उसका कोरिलेशन है दो चीज़ों से। कि आप अगर आपकी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, अभी भी आप यूपी और बिहार में देखेंगे तो इंडस्ट्रीज़ की हालत बहुत कम है, सर्विसेज बहुत कम है, ज़्यादातर एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, और एग्रीकल्चर में विकास नहीं हो रहा है, और एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं, इसलिए उनकी पर कैपिटा इनकम और भी कम होती चली जाती है। और इसी के साथ लिटरेसी जुड़ी हुई है इनकम के साथ में, और पॉपुलेशन जुड़ी हुई है। तो यूपी और बिहार पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी। अभी भी हम 2.1 की जो रिप्लेसमेंट लेवल है, उससे इन दोनों स्टेट्स में बहुत ज़्यादा आगे हैं, जबकि बाकी दूसरे जो 5 बड़े स्टेट्स आप बता रहे हैं आज, उनकी रिप्लेसमेंट लेवल से काफ़ी है। कई बार बग्गा जी बात करते हैं डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिविडेंड। ये एक्चुअली डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं है, ये डेमोग्राफिक पनिशमेंट है। ये जो 5 प्रदेश आगे बढ़े हैं, यहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं है। यहाँ पे रिप्लेसमेंट लेवल से बहुत कम आ गए, पॉपुलेशन बहुत नीचे हो, और यहाँ पे यूपी बिहार में इनकम की कमी होने के कारण से, लिटरेसी की कमी होने के कारण से, गर्ल्स की एजुकेशन की कमी होने के कारण से, एग्रीकल्चर डोमिनेंस होने के कारण से ये प्रदेश आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इनके हेल्थ स्टैंडर्ड्स भी देख लीजिए आप, हंगर स्टैंडर्ड्स देख लीजिए, वो सभी खराब। तो सॉल्यूशन सिंपल है, बट इन थियरी सिंपल है, बट प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करना उसका काफ़ी मुश्किल है। सॉल्यूशन ये है कि आपको एग्रीकल्चर से लेबर हटाना पड़ेगा, एग्रीकल्चर से लोगों को हटाना पड़ेगा। दुनिया में आज बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर में जो लोग लगे हुए हैं उनकी संख्या 5% से कम है। हमारे यहाँ पे यूपी बिहार में अभी भी 60-65% से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में लगे हैं। जब तक ये एग्रीकल्चर में लगे रहेंगे, इलिटरेसी रहेगी, रूरल साइड में रहेगा, ये विकास नहीं हो। ये एक इंपॉर्टेंट बात आपने बोली सर। एक और चीज जो हमें लगता है, जो क्योंकि हमें भारत को विकसित देश बनाना है,
तो थोड़ा सा ये क्रिटिकल पॉइंट पे हमें समझना पड़ेगा। बग्गा सर, आप कितना सहमत हैं इससे? मैं इन 5 राज्यों में भी देख रहा था, तो एक आइलैंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी मॉडल इन 5 राज्यों में दिखता है। मतलब आप कर्नाटक से बेंगलुरु हटा दीजिए, तेलंगाना से आप हैदराबाद हटा दीजिए, इसी तरह से तमिलनाडु से चेन्नई हटा दीजिए, तो इन इलाकों के, इन राज्यों के जो ग्रामीण हिस्से हैं, जिसको खंबाटा सर ने कहा, कलबुर्गा है, महबूब नगर है, कलबुर्गी, तुरंत इनकी जो पर कैपिटा है वो गिर करके बिहार और उड़ीसा के समान आ जाएगी। तो ये जो आइलैंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी के भरोसे हम चल रहे हैं, कुछ शहरों के भरोसे हम चल रहे हैं, ये कितना खतरनाक है सर? और क्या हम बीते कुछ सालों में नए शहरों में ग्रोथ फैला पाने में सफल हो पाए या नहीं हो पाए? बग्गा सर। नहीं, ये बहुत बहुत अहम बात है और गर्ग साहब से सहमत हूं मैं। बिल्कुल डेमोग्राफिक डिजास्टर भी बन जाता है। तो ये हमें देखने हैं मॉडल। और अगर आप देखें जो $1 ट्रिलियन कई स्टेट्स ने निकाले अपने विजन डॉक्यूमेंट्स, वो बहुत अच्छी तरह दर्शाते हैं कि किस तरह से, या भारत का अगर देखें जो विकसित भारत का डॉक्यूमेंट निकला, अब ब्राजील ने 54 देशों से बेस्ट प्रैक्टिसेस हर एक फार्म प्रोडक्ट के निकाले। ये उन्होंने 1980-90 के दशक में किया और वो 54 बेस्ट प्रैक्टिसेस हर क्षेत्र में उन्होंने लागू किए। कोरिया ने इसी तरह जब कोरियन वॉर के बाद अपने देश को विकसित करने के लिए स्किल डेवलपमेंट और इंजीनियर्स बनाने में बहुत पेशकश की, और इसलिए देखिए कि कोरिया इतना विकसित राष्ट्र बन गया, वो स्किल डेवलपमेंट बहुत किया। तो बहुत सारे मॉडल हैं, हमें अपना मॉडल खोजना है, और हम सब कॉन्टिनेंट है। तो जो तमिलनाडु में मॉडल चलेगा वो यूपी में नहीं चलता है। बट अब यूपी देखें जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जिस तरह से एक अच्छा उद्योग को एनवायरनमेंट दिया जा रहा है। जीएसडीपी यूपी का अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग है। ये है कि आपका बेस इतना लो था और इतना हॉलोड आउट था, बट वो जब बदलेगा वो पूरे भारत का आंकड़ा बदल देता है यूपी, क्योंकि ब्राजील की पॉपुलेशन है और सब सहारा अफ्रीका का आपका जीएसडीपी बनता है। तो ये पूरे देश का आंकड़ा नीचे ले आता है। सेम बिहार में तो अभी काम होना है। यूपी में एटलीस्ट जो योगी जी सरकार है, आप देखें तो 10 साल में काम हुआ है, बट बिहार में तो अभी बहुत ज्यादा और काम होना है। अच्छी बात क्या है, वेलफेयर मेजर्स हमारे अच्छे हो गए हैं, कोई भूखा नहीं मरता है, सबको खाद्य पदार्थ पहुंच जाते हैं। ये मनरेगा या पीएम रीगा जो भी अब बोले, वो पहुंच रहा है लोगों को। बट माइग्रेशन इकोनॉमी बहुत बड़ी है। अब वो माइग्रेंट्स का जो आता है काम, वो क्या पॉपुलेशन में वो माइग्रेंट्स काउंटेड है नहीं है, ये भी देखना पड़ता है। तो बहुत जबरदस्त जो माइग्रेंट इकोनॉमीज हैं, यूपी हुआ, बिहार हुआ, उड़ीसा हुआ, झारखंड, छत्तीसगढ़ से लोग बाहर जाके काम करते हैं विद इन इंडिया ही, उनका जीएसडीपी में योगदान है जहां जा रहे हैं, बट उनका पॉपुलेशन काउंट हो रहा है यहाँ पे सेंसस में। तो ये भी एक बड़ा चुनौती हो सकता है। इसके लिए मोटे मोटे हम इकोनॉमिस्ट तौर पे एक करेक्शंस करते रहते हैं, बट कितना एक्यूरेट है वो देखना है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा फिर से एग्रीकल्चर से लोगों को निकाल के इंडस्ट्री में लाना है, उसके लिए इंडस्ट्रियल बेस चाहिए। दूसरा, लो स्किल्ड मास प्रोजेक्ट्स में लोगों को लगाना है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर से निकलेगा वो स्किल्ड नहीं है, पहले उसको कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करना पड़ेगा। और जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है दीपक जी, जो फार्मर सुसाइड जैसे हो रहे थे उन इलाकों में, मैंने काफी काम किया एनजीओस के साथ, वहां पे वो किसान 2 किलोमीटर दूर सड़क बनाने नहीं जाएगा। वो कहेगा जी मैं तो मेरे पास तो लैंड है, मैं लैंड ओनर हूं। वो मर जाएगा, सुसाइड कर लेगा, बट वो मनरेगा में नहीं जाता। तो ये हमें ढूंढनी है तरकीबें, किस तरह से उनको और वैकल्पिक ढांचे लाए जाएं फार्म इनकम के लिए। केवल मनरेगा पर ही निर्भर नहीं हो सकते। तीसरा जो बहुत बड़ा एक हमें संघर्ष करना है और जिसपे ज्यादा हम नहीं कर पाए, स्किल डेवलपमेंट है, कि वो पूरा देश का स्किल लेवल कैसे बढ़ाया जाए। वो वेलफेयर मेजर्स के कारण एक डोल इकोनॉमी बनती जा रही है, जहां लोग खाया पिया है,
1,500 2,500 रुपए आ जाते हैं, वो बैठ गए हैं लोग। तो आजकल आप देखें कंस्ट्रक्शन वालों को प्रॉब्लम हो रही है, रियल एस्टेट वालों को प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ तक फैक्ट्रियों में लोग नहीं मिल रहे, सबको क्रिएटर बनना है। जिसके पास, सबके पास तो फोन है, वहां पे आपको वीडियो बना के वीडियो डालने हैं। तो ये बहुत बड़ा एक इशू हो रहा है पूरी इकोनॉमी में, बहुत कि अच्छा ना तो पॉइंट लोग स्किल्ड हैं और ना काम करना चाहते हैं। आपने बहुत अच्छा एंगल बताया सर। इनफैक्ट एक बहुत अच्छा डेटा मैं आपको बताता हूँ और आपको फिर ये पता चलेगा कि इन 5 राज्यों के यूरोप से या ब्राज़ील से या दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं से कंपैरिजन के मामले में हम चेस्ट थंपिंग ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन एक स्याह पहलू अभी आप देखिए, मैं देख रहा था कि ये राज्य इतना ज़्यादा आगे कैसे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं, फैक्ट्रीज ज़्यादा अच्छी हैं, सब बढ़िया है, और सबसे बड़े लेबर इंपोर्टर्स भी यही हैं। महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया, गुजरात हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, ये सबसे ज़्यादा लेबर इंपोर्टर्स हैं। चौंकाने वाली बात क्या है, ये लेबर आ कहाँ से रहा है? ये लेबर आ रहा है नंबर 1 उत्तर प्रदेश से, नंबर 2 बिहार से, और उत्तर प्रदेश और बिहार तो कुल लेबर माइग्रेशन का 45 से 50% अकेले हिस्सा संभाल रहे हैं। तो यानी कि जो सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए हैं वहां से आपका लेबर शिफ्ट हो रहा है सबसे ज़्यादा गरीब। एक देश में आप ये 2 तस्वीरें देखिए कि एक देश में एक इलाके के लेबर माइग्रेट करके दूसरे इलाके में जाते हैं तो उनकी तस्वीर बदल जाती है। तो यानी कि हमारे राज्य में हमारे पास वो मॉडल नहीं है कि उन लेबर को हम वहां रख करके उनके लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम पैदा कर पाएं। ये कितना बड़ा विरोधाभास है और कितनी बड़ी ये सीख देता है हमें कि हमारा विकास किस तरह का होना चाहिए। डॉक्टर शर्मा, हमारी सारी फैक्ट्रीज भी मैं देख रहा हूं, 40,000 से ज्यादा फैक्ट्रियां तमिलनाडु में हैं। गुजरात में कपड़ा, ऑटोमोबाइल में काम करने वाले 60% से ज्यादा लेबर लेकिन बिहार से, झारखंड से, यूपी से, ओडिशा से आ रहे हैं। तो ये उद्योगों का जो समान वितरण होना चाहिए था सर, क्यों नहीं हो रहा है? इसमें इंडस्ट्री नहीं आगे बढ़ रही है, नीतियां ठीक नहीं है, आपका क्या असेसमेंट है? देखिए, ये जो इंडिया में हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से स्कैटर्ड जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, या फिर आप नॉट ओनली द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जो दूसरा एग्रीकल्चर को भी आप देखेंगे कि बहुत कुछ स्टेट्स हैं जो एग्रीकल्चर में बहुत बेहतर करती हैं, दूसरी नहीं कर पाती हैं। अब जैसे कुछ स्टेट्स हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन ये आपकी सॉदर्न स्टेट्स उसमें बहुत अच्छा नहीं कर पाती हैं। वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है या फिर इंडस्ट्री एक्टिविटी उनमें ज्यादा रहती है। तो ये कुल मिला के हर एक स्टेट का अपना अपना एक दायरा होता है, कहाँ से वो ज्यादा ग्रो कर पाते हैं, कहाँ से वो ज्यादा अच्छी ब्रेक थ्रू कर पाते हैं। लेकिन मैं एक चीज आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि मेरे से पहले कुछ वक्ताओं ने बहुत अच्छी बात की कि फूड प्रोसेसिंग के ऊपर बल देना चाहिए। मैं उसे बहुत अच्छे से एग्री करता हूं कि फूड, डिस्पाइट एन एग्रेरियन इकोनॉमी, वी आर नॉट दैट मच स्ट्रांग इन आवर एग्रीकल्चर सेक्टर। हमारा जो पार्टिसिपेशन है, जो ग्लोबल एक्सपोर्ट है, उसमें हम खाली $50 बिलियन या $55 बिलियन तक का ही एक्सपोर्ट कर पाते हैं, जबकि जो ग्लोबल एग्री एंड फूड एक्सपोर्ट है वो लगभग कोई, मैं समझता हूँ, कोई 1.5 से 2 ट्रिलियन के बीच में है। We are only, I believe, less than 5% of the total global exports. तो हमें उसके ऊपर अगर हम ध्यान देते हैं, अगर हम प्रोसेसिंग के ऊपर ध्यान देते हैं, तो हमें बहुत अच्छी पर कैपिटा इनकम हम इंक्रीज कर सकते हैं उन राज्यों में जहां पे एग्रीकल्चर का ज्यादा कंसंट्रेशन है। राइट। तो कुल मिला के हमें ये देखना होगा, हम सभी चीजों को, हम सभी स्टेट्स को इंडस्ट्रियल स्टेट्स नहीं बना सकते। हम सभी स्टेट्स को सर्विसेज, अब दिल्ली है, दिल्ली एक सर्विसेज ड्रिवन स्टेट है जहां पे एग्रीकल्चर का बहुत ही नामात्र कंट्रीब्यूशन होता होगा, इंडस्ट्री का भी। तो मेजरली जो सर्विस सेक्टर है, हम दिल्ली को इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं बना सकते। हम ऐसे ही जो दूसरे कई स्टेट्स हैं उनको एग्रीकल्चर जो, लेकिन क्विकली सर, मतलब आजादी के तुरंत बाद भी हम यही कह रहे थे कि हम पूरे देश को इंडस्ट्रियल, और आजादी के इतने साल बाद भी हम यही कह रहे हैं। मतलब आज भी हमारी वही मजबूरी है कि साहब हम हर स्टेट को इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं बना सकते। देखिए, वो एक इंडिया की स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है, जिसको प्रॉब्लम को हम आप स्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटी में भी कन्वर्ट। ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स क्यों हैं?
ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स 1951-52 में भी थी सर, ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आज 2026-25 में भी है। वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम सेम क्यों है अब तक? नहीं है, बात इतनी है कि आप उसके ऊपर कितना ध्यान देके उसको कितना आगे प्रोत्साहित कर सकते हैं। करेक्ट सर। शायद हमारा 1991 के जो रिफॉर्म्स थे वहां पे इंडस्ट्री को फोकस किया, हमने एग्रीकल्चर को ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अभी रिसेंटली जो हम ग्रोथ देख रहे हैं, जो एग्रीकल्चर जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, या फिर थोड़ा सा एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी हुई है, 2020 में $30 बिलियन था, अभी 50 हो गया है, लेकिन इसको और तेज करना होगा। राइट सर, पॉइंट टेकन सर। डॉक्टर शर्मा आपने अच्छा पॉइंट रखा सर। मेरे पास वक्त की कमी है। फिरोज सर, और पर कैपिटा इनकम को और जी डॉक्टर शर्मा सर, यस सर। फिरोज सर, आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि आप एग्रीकल्चरल फूड प्रोसेसिंग लेट ग्रोथ लेकिन ये होगा कैसे सर? वो कोशिशें तो बहुत हो गई, धरातल पर कुछ दिखता आखिर में क्यों नहीं है? मतलब कहाँ आपको लीकेज लग रहा है? लीकेज को सेम चीज में कह रहा था कि अल्टीमेटली अगर इंपोर्ट का डेटा देखो तो 20 बिलियन का हमने एडिबल ऑयल खरीद लिया, 20 बिलियन का। पल्स खरीद लिए 5 बिलियन के, फ्रेश फ्रूट खरीदी 5 बिलियन की, कॉटन खरीदा 5 बिलियन का। अब सोचो कि अगर हम कुछ नहीं करें पर ये जो ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं वो चीज को इंडिया में ही बनाना चालू करें, तो लुक एट द एडिशन टू ओवर पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या हुआ? एक डिवाइड ही करते हैं ना। और ये 25-30 बिलियन कहाँ आएगा जहां हमको चाहिए? मैंने आपको क्लियर समझाया कि आप स्टेट वाइज डिबेट मत करिए, ये स्टेट आगे नहीं आ रहे, ये स्टेट के जो अर्बन सेंटर है वो आगे दिख रहे हैं। करेक्ट। गुजरात का ऐसा नहीं है, आप खुश मत हो जाओ कि गुजरात पूरा, कर्नाटका पूरा, महाराष्ट्र पूरा, ये अर्बन सेंटर, उसमें इंडस्ट्रियल सेंटर, ये भी आपको पर कैपिटा दे रहे। तो मेरे हिसाब से मैं कहता हूँ फर्स्ट थिंग, अगर कोई पॉलिसी मेकर होवे कि ये जो 20-25-30 बिलियन का हम इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर वो रुक गया, डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा, इंडियन रुपी स्ट्रांग हो जाएगा, डॉलर वीक हो जाएगा, और हमको पर कैपिटा में सीधे ऐड हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, फार्मर को उसका इतना इनकम मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से एक जैसे कि हम एक टारगेटेड कंपनीज में एक टारगेटेड वर्क करते हैं कि भाई ये लेना है, ये हमारा प्लान है। मेरे हिसाब से ये कंट्री में एग्रीकल्चर के पीछे मिल के काम करना पड़ेगा, और ये एग्रीकल्चरिस्ट को अकेला काम नहीं देना पड़ेगा, इसमें इंडस्ट्री को भी जुड़ना पड़ेगा। आज हम बड़ी बड़ी कंपनियों को इंडिया में सेमीकंडक्टर में इन्वाइट कर रहे हैं, आप उनको भी इन्वाइट करो, एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग में इन्वाइट करिए, टेक्नोलॉजी लेके आवे, ईल्ड लेके आवे। मैं तो कहूंगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, $1 मिलियन FDI, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन IT और समवेयर। वहां कैपिटल की जरूर है, वहां टेक्नोलॉजी की जरूर है, वहां इंडस्ट्रियल इन्वॉल्वमेंट की जरूर है। और मैं ये डेफिनेटली नहीं मानता हूं कि हमको फार्मर को इंडस्ट्रियलिस्ट बनाना है, वो माइग्रेटरी वर्कर बन जाएगा। हमको फार्मर को ओनर बनाना है, उस वहां बड़ा ओनर बने। और उसके लिए जो मैं कह रहा हूँ, ये एक डेफिनेटली आपने बहुत अच्छी बात कही सर, फार्मर ओनर बने, और इस दिशा में हमको काम करना पड़ेगा। कुल मिलाकर के एक चीज इंपॉर्टेंट एक ही चीज है, वो सेकंड जो डेटा क्लियर बता रहा है कि स्ट्रेस इन द MSME। मैंने एग्रीकल्चर बोला, वो आपने मेरे को टाइम दिया। सेकंड स्ट्रेस है MSME। जो स्टेटों में MSME जुड़े हुए हैं वो स्टेट आगे नहीं इसलिए जा रहे हैं कि MSE का ग्रोथ नहीं हुआ। यस सर। तो MSME एंड एग्रीकल्चर, ये दो के ग्रोथ से आप जो चाहेंगे पर कैपिटा इनकम, ये आपका जो पूरा कंक्लूजन में कर दूंगा, विल कम टू द लेवल्स वी वांट। इक्वलाइजेशन अगर करना है तो एग्रीकल्चर एंड MSME दोनों का ग्रोथ इक्वल इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। ऑन दैट नोट सर, आपने बोला अच्छे से समअप भी कर दिया, और यही शायद सजेशन भी यहाँ से निकलता है। तो कुल मिलाकर दिल्ली को बधाई, कर्नाटक को बधाई, तमिलनाडु को बधाई, तेलंगाना को बधाई, गुजरात को बधाई, या अगर फिरोज सर के शब्दों में कहें तो इन राज्यों के अर्बन सेंटर्स को बधाई। लेकिन एक स्याह जो हमारे बीच में डेटा है, एक ही तिरंगे के नीचे तमिलनाडु, गुजरात जैसे फैक्ट्रियों की कतारें भी हैं, तो बिहार और झारखंड जैसे खनिज और लेबर से अमीर राज्य आज भी औद्योगिक अकाल झेल रहे हैं। तो ये दोनों तस्वीरें एक साथ हमारे सामने हैं। इस पे खुश होना है, जश्न मनाना है, या मंथन करना है, अब हम दर्शकों पर छोड़ते हैं और नीति नियंताओं पर छोड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज समय निकालने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर शर्मा, फिरोज सर, अजय बग्गा सर, गर्ग सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के शो में शामिल होने के लिए।